जी। क्या अब बताइए अभी जी, मुझे आप देखा भी आप? दिख रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। जी जी जी। तो मैं ये सबसे, उसके बाद मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम जिम्मेदारान को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। लोगों ने तो तालाबंदी की कोशिश की थी, और तालाबंदी न सिर्फ घरों पर है बल्कि जहनों पर भी तालाबंदी और जबानों पर भी तालाबंदी की कोशिश की गई है। लेकिन इस तालाबंदी के बावजूद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने जबान बंदी की जो ताला, जबान पर जो ताले थे, इस वेबिनार के जरिए उनको तोड़ने की कोशिश की है। और जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं और जो इस मुल्क के बड़े बड़े अहम जिम्मेदारान के जो ख्यालात हैं वो अवाम तक पहुंचाने की एक कोशिश की है, और इसके बावजूद के उस कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कामयाब हैं, क्योंकि नए ख्यालात और पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो मौजू है लॉकडाउन फाशिज्म, आप गौर फरमाइए, हमने अभी तक जो गुफ्तगू सुनी, हम फाशिज्म को लेके गुफ्तगू हमने बहुत तफसील से की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि मैं पॉलिटिक्स से ज्यादा, उससे पहले मैं बेसिकली एक फिजिशियन हूँ, एक तबीब हूँ, और ये एक मर्ज है, एक वबा है। और ये वबा क्यों है, कैसे है, कहाँ से आई है, और कितना इसका इसका फ्यूचर क्या है और इसका प्रेजेंट क्या है, कम से कम इसका डाइसेक्शन करने का मौका मुझे मिलना चाहिए। मैं उसी वहीं से शुरू करूंगा और उसके बाद फिर मैं फाशिज्म पर आऊंगा। आप ये गौर कीजिए कि जो लॉकडाउन इन्होंने अभी अनाउंस किया है, सबसे पहले तो एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स समझ लें तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं। आज की तारीख में दुनिया की कुल आबादी 765 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। 765 करोड़ के हम इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं। और पिछले 5 महीने में, यानी नवंबर से लेके आज 10 मई तक, कोरोना के कुल केसेस 41 लाख केसेस हैं। यानी ये जी 41 लाख कुल केसेस हैं। तो अब आप 765 करोड़ में से अगर 41 लाख की परसेंटेज निकालें 765 करोड़ में से, तो वो कितनी निकलेगी? इतनी एब्जिबल वो परसेंटेज है कि मैं खुद तो उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। आप लोग अपने यहाँ कर लें कि 0.023% ये शायद आएगी, इतनी है। उस 41 लाख में से जो लोग ठीक हो गए हैं, तकरीबन 14,40,000 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब जो एक्टिव केसेस बाकी हैं दुनिया में, वो सिर्फ 23 लाख केसेस हैं। 23 लाख केसेस। उन 23 लाख केसेस में से जो मामूली दर्जे में इफेक्टेड केसेस हैं, यानी वैसे हल्के फुल्के नजला जुकाम जैसे केसेस हैं, उनकी तादाद, यानी एक्टिव केसेस हैं 23,88,000, और जो इन्वॉल्व है हल्के फुल्के से वो है 23,41,000। और जो सीरियसली इफेक्टेड कोरोना के पेशेंट हैं उनकी कुल तादाद सारी दुनिया में सिर्फ 47,000 है, 47,000। और डेथ जितनी हुई है 5 महीने में, पिछले 5 महीने में 2 लाख डेथ हुई है। ये आंकड़ा मैंने इसलिए बताया कि आप ये गौर करें कि 765 करोड़ की इस दुनिया में 2 लाख अमवात हुई हैं, और आज की तारीख में 47,000 सीरियस पेशेंट इसके पाए जाते हैं। अब आप अगर इसको कंपेयर करेंगे, तो अगर WHO के स्टैटिस्टिक्स के साथ ही हम इसे कंपेयर करें, तो सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस, यानी मैं बाकी सबको छोड़ दीजिए, मैं लंग डिजीजेस पे आता हूं, और लंग डिजीजेस में से भी हम जो लंग कैंसर के केसेस हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, तो जो बचे ट्यूबरक्लोसिस के केसेस, न्यूमोनिया के केसेस, प्लूरेसी के केसेस, या इन्फ्लुएंजा के केसेस, आप उन सबको भी मैं फिर माइनस करता हूं। मैं सिर्फ एक कम्युनिकेबल डिजीज लेता हूं जो छूत की तरह बढ़ता है, क्योंकि कोरोना कहा जा रहा है कि छूने से बढ़ रहा है, तो ट्यूबरक्लोसिस है जो छूने से बढ़ती है। मैं ट्यूबरक्लोसिस को लेता हूं। ट्यूबरक्लोसिस में आप WHO के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, एक दिन में मरने वालों की तादाद ट्यूबरक्लोसिस में सिर्फ एक दिन में 2.5 लाख है। 2.5 लाख लोग रोजाना ट्यूबरक्लोसिस से इस दुनिया में मर जाते हैं। तो कौन खतरनाक है, कोरोना या ट्यूबरक्लोसिस, जिसका भी कोई जिक्र ही नहीं हो रहा ट्यूबरक्लोसिस। और हिंदुस्तान का बदकिस्मती हमारे मुल्क की है ये
कि दुनिया में जितने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स पाए जाते हैं उसका तकरीबन 25% केसेस अकेले हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो अब 2.5 लाख अगर रोजाना पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं तो हिंदुस्तान में कितने 60-70 हजार मारे जा रहे हैं वो हिसाब आप लगा लीजिए। अभी तक हिंदुस्तान में डेथ का कुल आंकड़ा 2000 है, ओनली 2000, 5 महीने में 2000 है। और ट्यूबरक्लोसिस से 2.5 लाख पेशेंट मारे जा रहे हैं। हमारे लंग्स के अभी सारी ओपीडीज बंद है। ओपीडीज बंद है का मतलब यह है कि आप गौर कीजिए कि जो पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी होती है, कैंसर के पेशेंट, लाखों पेशेंट की रोजाना कीमोथेरेपी होती है, वो सब बंद है। लाखों पेशेंट का रोजाना डायलिसिस होता है, जो किडनी पेशेंट है वो बंद है। उनमें से कितने पेशेंट हमारे मारे गए अभी तक, उसका कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हिंदुस्तान की सतह पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हार्ट पेशेंट की जो सर्जरीज होती थी सब बंद है, उनमें से कितने लोग ऑपरेशन ना होने की वजह से मारे गए उसका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और अब आप डिजीज को छोड़ दीजिए, हमारे लाखों लोग 25 मार्च से लेके आज तक रेल की पटरियों पे पैदल हजारों किलोमीटर जा रहे हैं, भूखे हैं, नंगे हैं। हमने छोटी छोटी बच्चियों को देखा है कि वो उनके पैर फूल गए हैं, गिर गई हैं। 2000 उसमें कितने लोग मारे जा चुके हैं भूख से और पैदल चलने से, इसका कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। पिछले महीने के जो मुझे स्टैटिस्टिक्स मिले थे, 300 लोग मारे जा चुके थे। उस वक्त 200 लोग कोरोना से मरे थे, 450 लोग, और 300 लोग ये मरे थे। भूख से खुदकशी करके कितने लोग मारे जा रहे हैं उसका कोई स्टैटिस्टिक्स। ये बेईमानी नहीं है क्या? क्या आप इसे ठंडे पेटों बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो दूसरे लोग मारे जा रहे हैं दूसरे अमराज में, आपने सब शट डाउन कर दिया और टेलीविजन को आपने डेडिकेट कर दिया कि खाली टेलीविजन कोरोना दिखाएगा, 24 घंटे कोरोना 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 को रोते रहेंगे, कोरोना कोरोना रो रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि पूरे मुल्क की तवज्जो उन मसाइल पे से हटकर जो एक्चुअल मसाइल है यहां आती। लाखों मरीज है, एक खबर मिलती है कि फलां जगह से गाड़ी जाने वाली है, उनके वतन को हजारों मरीज आके वहां पर मजदूर इकट्ठा हो जाता है। यानी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैं ये कहता हूं कि इंतहाई किस्म के बेवकूफ लोगों की हुक्मरानी में हम जी रहे हैं। और मैं खुल के कहता हूं कि बेवकूफ लोगों की हम हुक्मरानी में जी रहे हैं कि जिनको इस बात का फख्र है कि वो जब चाहेंगे खड़े होंगे टेलीविजन पे और एक ऐलान करेंगे और अगले दिन से सब हो जाएगा। आपने जब ये कहा कि अगले 4 घंटे के बाद से मुल्क में लॉकडाउन हो जाएगा, तो इस मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, इस मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या उन्होंने ये सोचा था कि इस मुल्क में कितने मजदूर हैं जो अपने अपने घरों के बाहर दूसरी रियासतों में जाके काम कर रहे हैं? आज की तारीख में कम से कम 50 लाख मजदूर दूसरी जगहों पर जाकर वो मेहनत मजदूरी करता है। 50 लाख मजदूर, उसमें से 29 लाख मजदूर सिर्फ अकेले बिहार से है। आपने लॉकडाउन कर दिया। वो महाराष्ट्र में जाइए, दिल्ली में जाइए, ये जो बड़े शहर हैं इनमें ये मजदूर किस हाल में जीते हैं। एक मजदूर एक कमरा लेता है, छोटा सा मकान किराए पे लेता है, उसमें 10-15-20 आदमी रहते हैं। उसमें से 4-5 आदमी दिन में ड्यूटी करते हैं, 5-6 आदमी रात को ड्यूटी करते हैं। रात वाले दिन में उसी मकान में आके सोते हैं, दिन वाले रात को जाके सोते हैं। इस तरीके से वो जीते हैं। अब फैक्ट्री बंद है, इंडस्ट्री बंद है, वो आके वहीं पे सो रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? यस, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है जी। तो अब ये जो मजदूर है, जो अब वहां उसकी इंडस्ट्री बंद है, सब 20 के 20 वहां है, राशन मिल नहीं रहा है, मजदूरी मिल नहीं रही है, अपने घर जा नहीं सकता। अरे भाई, अपने घर वो चला जाता तो घर जाके जो भी वहां से आलू खोद के खा लेता, अपने परिवार के बीच होता, टेंशन ना होती, फ्रस्ट्रेशन ना होती। इसे प्लान कौन करेगा? इसे प्लान करेगी ब्यूरोक्रेसी। जब आप ऐलान कर रहे हैं कि अब 4 घंटे के बाद लॉकडाउन हो जाएगा, उससे पहले आपके ऊपर यह फर्ज था कि आप उस ब्यूरोक्रेसी के जरिए एक प्लान बनाते, शेड्यूल बनाते, उनके घरों पे भेजते, उनके टेस्ट करते। कुछ नहीं किया। आपने मुल्क को अनारकी में झोंक दिया। अनारकी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जानता हूं इसके मानी क्या है, लेकिन आपने अनारकी में झोंक दिया, क्योंकि लाखों लोग जो सड़कों पे रोजाना पैदल और साइकिलों पे जा रहे हैं, आप उनका एक लफ्ज टेलीविजन पे, कहीं किसी न्यूज में कोई रिलीफ पैकेज, आप उनका जिक्र ही नहीं कर रहे। आप उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे कि जैसे वो इंसान ही नहीं है, जैसे वो इस मुल्क के शहरी नहीं है। मैं कहता हूं फाशिज्म का एक रुख ये भी है।
और अब जब से आपने ट्रेन चलानी शुरू की है, हमको मालूम है रोजाना झूठ बोला जाता है टेलीविजन पे और अखबारों में कि हम फ्री भेज रहे हैं सबको। किसी को फ्री नहीं भेजा गया, किसी को फ्री नहीं भेजा गया। 2-2 दिन ट्रेन पहुंच रही है, भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे, एक बूंद पानी की और दूध की मैसर नहीं आती 2-2 दिन तक, और उसके बाद जाके उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है, और वो क्वारंटाइन सेंटर जेलों से ज्यादा बदतर है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं, वो जेलों से ज्यादा बदतर है। और उसके बाद आप उस पर राजनीति करते हैं। आप कहते हैं कि सारे देश को अब राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को आके और इकट्ठा होके लड़ना है, कोरोना से लड़ना है, हम सब मिलकर लड़ेंगे, भारत जीतेगा। ओके भैया, लड़ रहे हैं, जीत लेंगे, लेकिन तुम्हारे होते हुए हम नहीं जीत सकते, ये जानते हैं। ये सरकार के होते हुए हम नहीं जीत सकते, सरकार के होते हुए ये देश को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है। इस मुल्क में कोरोना नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं सीधे सीधे कहता हूं कि कोरोना को इंपोर्ट किया है इस जालिम सरकार ने, जो नंगे इंसानियत सरकार यहां बैठी हुई है, इसने कोरोना को इंपोर्ट किया है। 54,000 लोगों को नवंबर में कोरोना मालूम हो गया था। 30 यहां हमारे मुल्क में जनवरी में पहली डेथ हो गई, जो केरल में डेथ हुई। और वो डेथ कहां से हुई? चाइना में जो स्टूडेंट थे, आपने 2 फ्लाइट वहां भेज के इन्फेक्टेड एरिया से। वबा का उसूल सारी दुनिया जानती है, और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बताया कि जहां वबा है वहां के लोग सेहतमंद इलाके में ना आए, और सेहतमंद इलाके के लोग वबाई इलाकों में नहीं जाए। और इस उसूल को WHO ने भी मानता है। इसके बावजूद जब वुहान में वबा फैल चुकी थी, चीन में वबा थी, आप चीन से जाके स्टूडेंट्स को लेकर आए हिंदुस्तान में और चुपचाप उनको अपने घर पहुंचा दिया, कोई क्वारंटाइन नहीं किया। क्यों? क्या आप जाहिल थे? आप पढ़े लिखे नहीं है? क्या आपको मालूम नहीं है कि इसका उसूल क्या होता है? वहां पहली डेथ हुई। उसके बाद 30 जनवरी को यूनाइटेड नेशंस में WHO ने कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। 30 जनवरी से लेकर मार्च तक 54,000 गैर मुल्की हमारे हिंदुस्तानी लोग इस मुल्क में आए। वो कहते हमने स्क्रीनिंग की। क्या स्क्रीनिंग की थी? थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे आप। वो कोरोना टेस्ट नहीं होता है उसको। आप 54,000, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने सेंटर की हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा, 90,000 NRIs आके पंजाब में छुपे हुए थे। जनवरी और फरवरी के महीने में 3 महीने के अंदर वो 90,000 आए। आपने उनको कुछ नहीं कहा। आपको जब मौका दिखाई दिया कि अब ये तो बढ़ने वाला है और गवर्नमेंट नाकाम हो गई, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो फेल्ड पॉलिसीज थी कोरोना के लिए, जो भी, मैं तो उसको आज तक किसी WHO के पैरामीटर के मुताबिक मैं इसे एपिडेमिक नहीं मानता, मैं इसे पेंडेमिक भी नहीं मानता। आप 168 मुल्कों में, अगर आप कहते हैं 168 मुल्कों में अगर एक मुल्क में एक पेशेंट भी है तो आपने उसको भी कंसीडर करके 168 की तादाद, मैं उसे ना पेंडेमिक मानता हूं ना एपिडेमिक मानता हूं, क्योंकि जो लेट डाउन प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक ये तादाद पूरी नहीं है। लेकिन आपने जो भी कुछ है, आपने इसको जिस अंदाज से मैनेज किया, दैट वाज स्क्वायरली रॉन्ग, बिल्कुल गलत एक तरीका था। इसके बाद जब आपको लगा कि अभी तो कल सवाल उठ जाएंगे, तो आप फौरन अजीत डोभाल साहब तबलीगी जमात के मरकज में पहुंच गए, जहां 2,500 तबलीगी लोग मौजूद थे। अरे भाई, उससे पहले वहां वैष्णो देवी में भी 400 लोग मौजूद थे। अभी आपने देख लिया कि औरंगाबाद के जो चर्च था, वो जो हमारा ये गुरुद्वारे में 4,000 लोग वहां मौजूद थे, उस दूसरी जगहों पर मौजूद थे। 25 तारीख को जा रहे थे हमारे चीफ मिनिस्टर, जाके वहां करिया है वो स्थानांतरण करिया है मूर्ति का अयोध्या में। क्या नहीं हुआ? आपने मध्य प्रदेश की सरकार उसी जमाने में गिराई, सारे के सारे लोग वहां मौजूद थे। लोकसभा का सेशन चलता रहा, राज्यसभा का सेशन चलता रहा, ठीक उसी जमाने में आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। आप तबलीगी जमात आपको खाली दिखाई दिया। और 2 बजे रात को, 2 बजे रात को कोई शरीफ आदमी नहीं निकलता 2 बजे रात को, जब तक कोई खास बात ना हो। अजीत डोभाल जी निकले और मौलवी साहब के पास पहुंच गए। पता नहीं आज तक हम पूछते पूछते थक गए, हलक फूक गए हमारे कि भाई क्यों गए थे आप, स्टेटमेंट दीजिए जनरल। कोई स्टेटमेंट नहीं है। और उसके बाद से झूठी तमाम फेक वीडियो चला के वो कोरोना जिसका जवाब आप दे नहीं पा रहे थे, आपने पूरा का पूरा उठा के मंड दिया तबलीगी जमात के सिर पे, और फिर अपने बिकाऊ तमाम चैनल्स को तबलीगी जमात के सिर पे लगा दिया। अरे भाई, वो खत्म होना था, बात खत्म हो गया।
तबलीगी जमात के 25,000 लोगों को आपने टेस्ट कर लिया, 97% तबलीगी जमात के लोगों का कोरोना नेगेटिव है और वो अपने घर पहुंच गए। अब जो ये शराब खाने खोले हैं आपने, 70% टैक्स लगाया, कारोबार आपने बंद कर दिए, मजदूरों को नौकरी नहीं मिल रही, उनको माहाना तनख्वाह नहीं मिल रही, किराएदार किराया नहीं दे रहे। दिल्ली की सरकार कह रही है 3,500 करोड़ में से सिर्फ 300 करोड़ का रिवेन्यू आया है। तो आपने शराब खोल के 70% टैक्स उसके ऊपर लगा दिया। पेट्रोल, सारी दुनिया में पेट्रोल मुफ्त में मिल रहा है, तकरीबन मुफ्त में अवेलेबल है इस वक्त। जो सूरत हाल है कि जितनी पाइपलाइन है सब पेट्रोल सप्लाई की दुनिया भर में, सब चौक हुई पड़ी है, भरी पड़ी है। सारे टैंकर जितने अवेलेबल हो सकते हैं तेल के, सारे वेसल्स भरे पड़े, जगह नहीं है तेल रखने की। इतना ज्यादा तेल है और कीमत उसकी $5-7 पे आ गई है, ऑलमोस्ट माइनस में जा रही है। दुनिया ने तेल के रेट कम कर दिए। पाकिस्तान को आप रोजाना गाली देते हैं, ठीक है भाई, वो दुश्मन मुल्क आपने करार दे रखा है, वो सही। 42 रुपए उनके यहाँ डीजल पे कम हुआ, 1 लीटर पे 42 रुपया कम किया उन्होंने। आपने बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए आपने? वेट लगा दिया। क्यों बढ़ाया आपने? सरकार का खजाना कम हो रहा है, उसको जो है जो नेशनल इकोनॉमी उसको इंप्रूव करने के लिए आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आप किससे ले रहे हैं आखिरकार ये टैक्स? वो जो भूखा नंगा बैठा हुआ है, जिसके पास खाने को है ही नहीं, आप रोटी नहीं है, आप उससे पेट्रोल का पैसा ले रहे हैं। वो जो शराब लेने जा रहा है उसमें 70% आपने बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है कि आपकी मेंटालिटी है। एक जमाने में हम सुना करते थे, मैं कोई कास्टेस्ट आदमी नहीं हूं, लेकिन एक मिसाल है, एक महाजनी एक शब्द हुआ करता था, जो महाजन सूद दर सूद लेके चमड़ी उधेड़ दिया करता था, जिसको कर्ज दिया करता। ये सरकार वो महाजनी सरकार है जो चमड़ी उधेड़ना चाहती है लोगों की, और अपनी उस खता को छुपाने के लिए कम्युनल एजेंडा, कम्युनल कार्ड खेलती है। जो उसने उस तबलीगी जमात के नाम से वो कम्युनल कार्ड खेल के पूरे मुल्क में विश्व हिंदू परिषद के झंडे लगे सब्जी के ठेलों पे, और कहा कि मुसलमानों से मत लो, थूक के दिया जाता है। अरे भाई, वो साबित हो गया कि ये तो वीडियो फेक था। फेक वीडियो के बावजूद भी आप टेलीविजन पे मुस्तकिल उसको चलाते रहे, अभी तक भी उसको चलाया जा रहा है कि वो थूक के दे रहे। क्यों करना चाहते हैं आप? मैं ये नहीं मान सकता कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस लॉकडाउन के नतीजे में, जो अभी आप कंटिन्यू और करेंगे, मुल्क की इकोनॉमी लॉकडाउन से पहले 4% थी, जो जीडीपी है 4% था। अब लॉकडाउन हुआ, खुद आरबीआई ये कह रहा है जितने हमारे रिजर्व फंड थे आरबीआई में, सब छीन लिए गए। जो बैंकों का पैसा था 2 लाख करोड़, इनके चहीते, इनके लाडले उठा के ले जा चुके हैं, गैर मुल्कों में ले जाके रखे हैं। ये गद्दाराने कौम है। 50 कंपनियों ने जो पैसा चुरा, और हम में से नहीं था कोई भी, विप्रो नहीं था, वो सिप्ला नहीं था, वो हिमालय ड्रग नहीं था, हम में से कोई नहीं था। ये इन्हीं के लाडले थे, सारे मोदी थे। कोई नीरव मोदी था, कोई ललित मोदी था, कोई विजय बालिया था। ये सब जो है पार्लियामेंट में कोई बैठा था, कोई उनके साथ बैठा था। 2 लाख करोड़ तो वो ले गए। 2 लाख करोड़ के करीब आपने रिजर्व बैंक से निकाल लिया, जो रिजर्व फंड था। जो सोना था वो पहले बेच चुके, और अब इंडस्ट्री भी बंद हो गई। इसका नतीजा क्या होगा? हमारी जो जीडीपी है दिसंबर के महीने तक -1/2 में होने जा रही है। -1/2 का मतलब ये हुआ जीडीपी का कि मुल्क में लूटमार मची, और उसके बहुत सारे एजेंसीज हैं जो ये ऐलान कर रही हैं कि मुल्क में लूटमार मचने वाली। तो क्या इस सरकार नहीं जानती कि मुल्क में लूटमार मचेगी, अफरा तफरी मचेगी, अनारकी आने वाली है? तो ये आप क्यों कर रहे हैं? आपको भी मालूम है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है उसको मालूम नहीं है। सीधी सी बात है, आप चाहते हैं अनारकी प्रमोट हो, आप यही फाशिज्म है। फाशिज्म अनारकी के बगैर पनप नहीं सकता। जब तक खाना जंगी ना हो, जब तक सिविल वॉर की सिचुएशन ना हो, जब तक लूट मार ना मचे, तब तक फाशिज्म नहीं पनपता। आप उठा के फाशिज्म की जो पहली मिसाल जर्मनी, उसको देख लीजिए, उन्होंने यही सब कुछ किया है। और मैं कहता हूं, मैंने पिछले दिनों भी कहा है, 1933 से 45 का जमाना ये नहीं है। मोदी सरकार को बात समझ लेनी चाहिए। ये 1933 और 45 के बीच का जमाना नहीं है, ये 2020 है। यहाँ फैक्टर्स दूसरे भी बहुत सारे अवेलेबल है। तो ये वो तजुर्बा करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये मुंह की खाएंगे, ये नाकाम होंगे। मुझे इस बात का यकीन है कि कामयाब अभी भी हम ही होने वाले।
ये मुल्क को तोड़ने की कोशिश करो। हमको मालूम है कि मुल्क तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जोड़ने वाले हम यहाँ मौजूद हैं। हम ये साफ कहना चाहते हैं कि इस अनार्की को आप अभी भी अगले 15-20 दिन, महीना बहुत क्रूशल है इस मुल्क के लिए, जहां कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद ये पूरी कोशिश, ये जितना कुछ किया जा रहा है, आप सुन सुन के परेशान होते हैं कि घरों में घुस के पुलिस मार रही है, औरतों को मार रही है, रोजेदार औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों पे डंडे मारे हैं, उनके मर्दों को उठा के खींच खींच के बाहर लाए हैं, उन पे केसेस लगाए जा रहे हैं झूठे। जो हमारे पूरा का पूरा ये जो सीए और एनआरसी के केसेस का जो एक मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा था, पीसफुल साइलेंट मूवमेंट चल रहा था, आज पूरे मुल्क में तकरीबन 41,000 लोगों को, जो एक्टिविस्ट थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। जो यहाँ पर फिसाद हुआ था दिल्ली में, उसमें जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे, नौजवान लड़कों को गिरफ्तार किया ऐसे ही मार मार के। लॉकडाउन के दौरान में आप ताली भी बजवा रहे हैं उनके लिए, आप थाली पिटवा रहे हैं उनके लिए, और उन लोगों को भेज रहे हैं उनके, वो जो हमारे बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनके घरों पे जाके उनको पकड़ के लाओ। और एक्टिविस्ट को पकड़ा, यानी पहले आपने ग्रास रूट लेवल के लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद आपने एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया कि लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकलेगा ये मान के, और उसके बाद आप लीडरशिप पे आ गए, आप डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब पे पहुंच गए। उसके बाद अब जब वहां, इसका मतलब यह है कि आप ये इवेलुएट कर रहे हैं कि लीडरशिप को जब आप छुएंगे तो रिएक्शन क्या होगा। एक बात मैं बता दूं, आप ये सारे टेस्ट करते रहिए, ये सब इसलिए कर रहे हैं आप कि प्रोवोक होके हम अगले 15 दिन में, 20 दिन में बाहर आए, और वो केसेस जो आज 10 तारीख को जो 62,000 के करीब केसेस हैं, ये केसेस बढ़ने वाले हैं 1.5 लाख तक मई के एंड में। मई एंड में ये 1.5 लाख हो जाने वाले, जून एंड में ये 3 लाख हो जाने वाले। सरकार को जवाब देते बंद नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ, सारे लॉकडाउन के बावजूद भी ये सब कुछ क्यों हो गया। उसका जवाब नहीं देना तो पहले उसको कबनल करके उसकी सारी जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर डालनी है कि आप या तो ईद के लिए बाहर निकले या इस प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले। कह देगा ये बाहर निकले थे, वो लाखों शराबी जो बाहर निकले उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है। जब ये प्रोटेस्ट के लिए बाहर आए तो इनसे कोरोना फैल जाएगा जैसे जमातियों से फैला था। तो ये सब उनका है। मैं ये मानता हूं कि अगर हम 15 दिन 20 दिन हम सब्र करके बैठ जाए, 15-20 दिन, ये एक्सपोज हो जाने वाले हैं। यहाँ पर जो वो अनार्की आएगी, जो लूटपाट बचेगी, उसमें इनका जो एक्चुअल पर्पज है, ये आर्मी को बाहर लाना चाहते हैं। मैं साफ कह रहा हूं, और मुझे मेरा अपना इवेल्युएशन ये है, एनालिसिस ये है कि ये अनार्की प्रमोट करके आर्मी का सहारा लेना चाहते हैं, आर्मी को डिप्यूट करना चाहते हैं। अभी भी आपको अगर याद हो तो परसों अहमदाबाद में इन्होंने थोड़ी देर के लिए अहमदाबाद सिटी को आर्मी के हवाले किया था। ये वो आर्मी को लाएंगे और आर्मी के जरिए एक पर्टिकुलर एजेंडा को ला के तमाम जो एक्टिविस्ट दूसरे क्लास है उन सबको, चाहे वो गौतम नौलखा हो, वो ना राजरतन महफूज हैं, ना शेखांग महफूज है, ना तस्लीम रहमानी मौजूद है, ना सज्जाद नुमानी साहब महफूज है। उसके बाद ये लाने के बाद और इनडेफिनिट पीरियड के लिए ये डेमोक्रेसी को कर्टेल कर देना चाहते, एक इनडेफिनिट। तो फाशिज्म का एक्चुअल आउटकम ये है, कोरोना के बहाने इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है। ये मतलब इनको ये करना तो था ही, कोरोना आ गया तो इन्होंने लपक के उसे पकड़ लिया है, और अब उसकी आड़ में ये उस एजेंडा को नाफिज करना चाहते हैं जिस एजेंडा को नाफिज करने में भी शायद 3-4 साल लगते हैं इनको। अब कोरोना के जरिए उससे ये इसी साल में नाफिज कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत सीधे से अपील करना चाहता हूं, मैं शायद बात अभी भी तवील कर दी, मैं मुख्तसर खत्म कर रहा हूं अभी से। मैं सीधे से अपील करना चाहता हूं कि 15-20 दिन बर्दाश्त कीजिए, सब्र कीजिए, बहुत सब्र की जरूरत है। इस फाशिज्म से हमको लड़ना है और सबको हाथ में हाथ डाल के लड़ना होगा, चाहे हमको राजरतन अम्बेडकर हो, शीशांत जी हो, और बहुत सारे हमारे लोग हैं, क्योंकि महफूज कोई नहीं है। सभी को मिलके लड़ना है और आवाज उठाते रहना है। जब सड़क पे आने के वक्त आएंगे तो हमको सड़क पर भी आना है, पीसफुल तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब तक मौजूद है उसको बचाने के लिए हमें जमहूरी तरीकों से लड़ना है। खौफ दिल से इसलिए निकाल दीजिए, आपके पास खोने को क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है खोने को। ये सोशल बाइकआउट अगर करना चाहते हैं, ये बहुत ही मामूली से छोटे से लोग हैं। अभी कल गुड़गांव की फैक्ट्रियों ने मुसलमानों को फोन कर करके बुलाया कि भाई साहब आइए कुछ काम करना शुरू कीजिए। लेकिन मैं इसके बावजूद कहता हूं, सोशल बाइकआउट करना कीजिए, शौक से कीजिए। आप जाइए,
कहिए कि इंडस्ट्रियल लेबरर हमको मुसलमान नहीं चाहिए, आप कह दीजिए कि कंस्ट्रक्टर लेबरर हमको मुसलमान नहीं चाहिए। मैं सीधे कहता हूं, अजीम प्रेम जी के विप्रो से लेके नीचे के मजदूर तक अगर जुर्रत है तुम्हारे अंदर, असल बाप की तुम औलाद हो, तो जाओ हमारा बाइकआउट करो बाइकआउट। हम देखते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी हमने दी थी, 37% जीडीपी जो हमने दी थी, मैं फख्र से कहता हूं, उस जीडीपी को जो आज तुम्हारे हाथों से -1/2 पे आने जा रही है अगले 4-6 महीने के अंदर, हमारा बाइकआउट करने के बाद तुम उस जीडीपी को अगर 37% पे ला सकते हो, तो मैं खुला चैलेंज देता हूं कि हमारा बाइकआउट करो और लाओ। तुम नहीं ला सकते, हम जानते, हमने 37% दी थी, तुम उसको -37% करके 137 करोड़ हिंदुस्तानियों को भूखा मारने का प्लान कर रहा हो। हमारा बाइकआउट करना चाहते हो, करो। हमारे बाइकआउट का नतीजा ये होगा कि हम अपने गेटोज में बैठ के अपनी जो स्किल है हम उसको वही डेवलप करके खड़े हुए, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमारे पास होने को कुछ नहीं है। किससे डरना? मौत आनी है, मौत से तो डर नहीं होना चाहिए। जेल अगर जाना है, ऐसे ही उठा के ले जाना है, हम खुद चले जाएंगे जेल। चलिए बताइए कितनी जेलें हैं, हम चले जाएंगे। मरना तो है, तो जब मरना है तो फिर इज्जत के साथ मरना है, फिर अपने हक के साथ लड़ना है, आजादी के साथ लड़ना है, इस्लाम के साथ लड़ना है, ईमान के साथ जीना है, और उसी के साथ मरना है। उस उम्मीद के साथ अगर आप जिंदा हैं और कानून को मानते हुए अपना काम करते, कोई अमित शाह, कोई मोदी इस मुल्क में पैदा नहीं हुआ जो आग के जज्बात को रोक सके, इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म कर सके। 50 कोरोना आएंगे, 50 चले जाएंगे, लेकिन जमहूरियत बाकी रहेगी अगर आपके जज्बात जिंदा है, आपका एहसास जिंदा है, आपका ईमान जिंदा है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, रमजान का महीना है, आप सबके रोजे हैं, अल्लाह ताला सुनता है। तहज्जुद के वक्त में चौथे आसमान पे आके दुआएं कबूल होती है। बहुत रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ कीजिए कि अल्लाह को और इस पूरी इंसानियत को और इस पूरे मुल्क को, एक एक इंसान को, एक एक मजदूर को, एक एक परेशान हाल को अपनी रहमत से हमको अपने लिए कबूल कर ले, हमें अपनी राह की तरफ मोड़ दे। जो खामियां कमियां हमारे अंदर हैं, जो दीन से दूरी हमारे अंदर पैदा हुई है, जो कुरान से दूरी हमारे अंदर पैदा हुई है, या अल्लाह हमको उस तरफ राग़िब दोबारा कर दे, हमें मोड़ के अपने रास्ते की तरफ लिया, और जो जुल्म हमारे ऊपर बपा किए जा रहे हैं उस जुल्म का खात्मा कर दे, और उस जालिम को भी, अगर जालिम को खत्म नहीं करता तो जालिम को तौफीक दे दे कि अपने जुल्म से बाज आ जाए, और ये हमारा मुल्क जो जन्नत निशां था, जो सोने की चिड़िया था, एक बार फिर ये जन्नत निशां और सोने की चिड़िया बने, और सारी दुनिया में जो लोग भी जहां किसी जंग की हालत में है, किसी सियासी इस्तबदाद की हालत में है, किसी परेशानी की हालत में है, या अल्लाह इस दुनिया को एक मर्तबा फिर गहवारा अमन बना दे, या हमें वो कुव्वत दे कि हम तेरे हक, तेरे नाम के लिए, तेरे दीन के लिए, इंसानियत के लिए और इंसाफ के लिए और अमन व अमान के लिए हमें वो जुर्रत अता कर कि हम अपनी काविशें तेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर सके और दुनिया एक बार फिर गहवारा अमन बन सके। शुक्रिया, वस्सलाम।